हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और हम कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पूरी यूनिट है जो आप तीन चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हो। इन तीन चीजों को क्लब करके, तीन चैप्टर्स को क्लब करके मैंने एक यूनिट बनाई है और वो एक यूनिट हम काफी लेक्चर से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो एजेंडा है गॉस लॉ में वो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट और आज मेड सम मिस्टेक, मुझे ये स्फीयर नीचे लिखना था और ये थर्ड टॉपिक है स्फीयर यानी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पे चर्चा करेंगे। आरटी एकेडमी को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जितना शेयर और सब्सक्राइब आप करेंगे अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छी पढ़ाई आपको मिलेगी। स्कूल और कोचिंग के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई भी असिस्टेंस चाहिए पढ़ाई में तो वो हम यहाँ आपको दे रहे हैं। कई बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं, कई बच्चों के कॉन्सेप्ट्स घुल मिल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हम यहाँ से खराब कॉन्सेप्ट्स को सही करने आए, सही, एक्यूरेट और जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ाने आए हैं। कई गलतियाँ सुधारेंगे, कई अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे। मिलते हैं आज के लेक्चर में इसके आगे की बातों में। तो आओ खरे भाई, सबसे पहला एजेंडा क्या है? फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ। पॉइंट चार्ज की फील्ड जो थी वो कूलम्स लॉ से हम कर चुके थे, आई होप सबको याद होगा। कूलम्स लॉ कहता था कि पॉइंट चार्ज की फील्ड 1/4πε0 Q/r² होती है। गॉस लॉ से कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? आइए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q। बहुत छोटा सा चार्ज है, मैंने काफी बड़ा बनाया है, बड़े से छोटा ही समझना है। और ये नन्हे से चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग में वी हैव अ स्फीयर। ये गॉसियन सरफेस है जिसको हम इमेजिनरी सरफेस बोला करते थे, ये उस तरह की चीज है। ये पॉइंट चार्ज ओरिजिनल है और इसे हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन स्फीयर हम इसे नाम देंगे क्योंकि स्फेरिकल इन शेप है। क्लियर है मेरी बात? अब अगर तुमसे कोई ये पूछे बेटा कि बताओ कि इसकी फील्ड कौन सी दिशा में होगी, तो ऐसा बच्चा कहेगा ड्यू टू सिमेट्री फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शंस में हो सकती है, इसके अलावा फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ फील्ड है, आई एम सेइंग अगर फील्ड है तो वो रेडियल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ये जो स्फीयर आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, ये गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है, जैसे हम कुछ भी मान लेते थे, स्फेरिकल कंसीडर किया है, चार्ज से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं ये रेडियस r, स्फीयर की रेडियस r है और सेंटर पे कौन है? चार्ज। तो लॉजिकली इस स्फीयर का हर पॉइंट उस अपने चार्ज से r सेपरेशन पर रखा हुआ है। अगर चार्ज इस स्फीयर के हर एक पॉइंट से r सेपरेशन पर रखा है तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखें, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस हर बार बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कांस्टेंट आएगा। और दूसरी खास बात क्या है कि जो फील्ड है उसकी एक ही यूनिक डायरेक्शन है एंड दैट इज रेडियल आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, फील्ड जो है वो हमेशा हमेशा यूनिक डायरेक्शन में हुआ करती है। यूनिक डायरेक्शन में हुआ करती है। तो यूनिक डायरेक्शन तो स्फेरिकली दिखाई देती है, मतलब रेडियली दिखाई देती है। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों नहीं? इधर इसलिए नहीं कि इस डायरेक्शन में क्या बुराई है फिर? अगर ये डायरेक्शन पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। और जो डायरेक्शंस, दो कॉम्पिटिटिव डायरेक्शंस आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी किसी भी कॉम्पिटिटिव डायरेक्शन में एक दूसरे को, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव डायरेक्शन में फील्ड प्रोपेगेट नहीं करती। कोई ऐसी डायरेक्शन चूज नहीं करेगी जिससे कंपटीशन में कोई दूसरी डायरेक्शन अवेलेबल हो। इसलिए ऐसी कोई डायरेक्शंस आर नॉट अलाउड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियल डायरेक्शंस ही अलाउड होती हैं। नाउ इफ वी चूज आवर एरिया वेक्टर, तो मैं कहीं भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो जो स्फीयर होता है उसमें रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो स्फीयर के एरिया वेक्टर की तरह बनेगी। उसका कारण क्या है
कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल हुआ करता था। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो आउटवर्ड नॉर्मल, तो हर बार जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल है। विशेष ध्यान रखें, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ये ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है डीए, ये भी एरिया वेक्टर है ऑरेंज वाला, ये एरिया वेक्टर ऑरेंज वाला, एरिया वेक्टर ऑरेंज वाला। और अगर रेडियल आउटवर्ड देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही आने वाली है। और आपको यहाँ दिखाई देता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में हैं और हमेशा एक ही दिशा में, जिसकी वजह से इनके बीच का एंगल 0 है। नाउ यूज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम सेज कि अगर मैं क्लोज इंटीग्रल करूंगा E डॉट dA का, तो ये आने वाला है Q enclosed by epsilon नॉट। अब मैं देखूं कि ये जो क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA है उसमें इस पूरे स्फीयर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम, dA वेक्टर को dA रहने दो और लगा दो cos 0 डिग्री, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल। और यहां पर हमने क्या लिखा, Q enclosed divided by epsilon नॉट। अब E बेटा बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल dA लिखा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आई डू नॉट थिंक इसमें कोई परेशानी किसी को। और एनक्लोज चार्ज, ये जो मेरी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो वही वाला चार्ज जो हमने Q माना था वही चार्ज तो यहाँ रखा है, तो Q एनक्लोज की जगह Q आ गया। एंड इफ आई से कि dA वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल का मतलब जो क्लोज सरफेस हमने मानी है इसका सरफेस एरिया कितना है, तो किस तरह की क्लोज सरफेस मानी है, हमने स्फीयर माना है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस r है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कहलाता है 4 पाई r स्क्वायर, that is Q by epsilon naught। तो what is the electric field due to point charge, तो आप कहेंगे Q by 4 pi epsilon naught r square। और अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको इस बात की भी फीलिंग आ जाएगी कि ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज की कूलम्स लॉ से हम निकाला करते थे। तो एक तरह से ये E फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकल आई। दूसरा ये भी कि यही E फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज की तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ एक और खास बात है कि ये पॉइंट चार्ज के साथ साथ कूलम्स लॉ को भी एस्टैब्लिश कर रही है। रिजल्ट वी गेट फ्रॉम कूलम्स लॉ, रिजल्ट वी गेट फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कई बार पेपर में इस प्रकार का भी सवाल आता है कि हाउ डू वी गेट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसस लॉ। तो कूलम्स लॉ का रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है। हम गॉस लॉ से पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रूव करें तो जो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो इसकी थ्योरी नहीं है, कूलम्स लॉ के पीछे कोई थ्योरी नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम यहाँ पर गॉसस लॉ की थ्योरी से कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसस लॉ। और ये है पूरा डेरिवेशन का मेथड कि हम निकालना चाहें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए समझिए इसकी, आगे देखें क्या है। अगली चीज है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। यू हैव इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट का मतलब आसमान में सर, पाताल में पैर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। मान लीजिए ये है, अब मेरी आंखों के बिल्कुल पास है, ना मुझे इसका ऊपर करंट दिख रहा है ना नीचे करंट दिख रहा है, इट बिकम्स इनफाइनाइट फॉर मी। मतलब अगर छत के बराबर की हाइट का कोई वायर है, उसके बहुत पास जाकर अगर उसे देखें तो इट बिकम्स इनफाइनाइट। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा वायर है और जिन सेपरेशंस पर फील्ड देख रहे हैं उसके हिसाब से काफी बड़ा वायर होगा। जवाब है हाँ, ऐसा ही कुछ। ये वायर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है इंफिनिटी तक और नीचे भी जा रहा है इंफिनिटी तक, और आप देखें कि मैंने इसमें प्लस 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 चार्ज लगाया। जो बीच की एक्सिस है बेटा, ये मेरा वायर है, दिस इज माय वायर। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज माय वायर। सब ये वायर, इसके चारों तरफ क्या माना है अभी इसको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर में कितना चार्ज है वो अगर बताना हो तो वी डिफाइन अ टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज Q by L, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जब कभी भी ये लैम्डा बेटे कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वायर है, ये यूनिफॉर्म रॉड है। रॉड बोल दे या वायर बोल दे, दोनों को एक ही चीज पकड़नी है, आपको परेशान नहीं होना है, एक ही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा साहब, ये लैम्डा ऐसा होता है? हाँ, लैम्डा ऐसा होता है। जरा एक चीज छोटी सी और बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, उसमें थोड़ा बहुत चार्ज आपने डाल दिया
और आपने ये कह दिया कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अगर इसकी टोटल लेंथ L है और टोटल चार्ज इस पे हमने Q दिया है, तो आप कहेंगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज लैम्डा। और मैं अगर इस छोटे से टुकड़े dl के अंदर चार्ज निकालने की कोशिश करूं और कहूं कि dq छोटा सा चार्ज कितना है, तो आप कहोगे लैम्डा dl। और लैम्डा dl कहने का कारण क्या है कि अगर l लेंथ थी तो q चार्ज था, एक लेंथ होती तो q बाई l चार्ज होता, और dl लेंथ होती तो वही q बाई l इंटू dl चार्ज होता, यूनिटरी मेथड। और q बाई l को तो हम लैम्डा लिख रहे हैं, तो लैम्डा इंटू dl, यानी लैम्डा में उतनी लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं जितनी लेंथ में हमें चार्ज चाहिए, तो उस पर्टिकुलर लेंथ का चार्ज हमें मिल जाता है। आए देखिए, अब आपने क्या किया, इसकी फील्ड अगर आपको निकालनी हो तो आप फील्ड निकालते समय ध्यान देंगे कि आप इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल, ये जो येलो वाली है, दिस इज नथिंग बट अ गॉसियन सरफेस। और ध्यान दें, गॉसियन सरफेस का मतलब वहां पे कोई सरफेस है नहीं, कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ है। वी हैव जस्ट अज्यूम्ड कि वहां पे कोई एक इमेजिनरी सरफेस है, जैसे ये। इसका फायदा क्या है सिलेंडर मानने का, क्योंकि चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां देखो, चाहे पीछे देखो या यहां देखो, ऑल रेडियस आर सेम, सारी रेडियस सेम है। और मैं अगर इस रेडियस को नापने की कोशिश करूं, आई वुड बी कॉलिंग इट एज स्मॉल आर। क्या कहूंगा मैं इसे? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों कह रहे हो? अरे कह रहे हो भाई क्या परेशानी है, स्मॉल आर रेडियस है, उसकी बात खत्म। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मुझे इसकी फील्ड वगैरह लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं आपको फील्ड लिख के बताता हूं। इस वायर की फील्ड हमेशा 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 वायर के परपेंडिकुलर होगी। किसी कीमत पे इस वायर की फील्ड वायर के पैरेलल एक्सेट्रा नहीं हो सकती। कोई कंपोनेंट वायर के पैरेलल नहीं आएगा। उसका लॉजिक बताता हूं। ये फील्ड में बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये चारों दिशाओं में सिलेंड्रिकली फैलेंगी, ध्यान रखिएगा, चारों दिशाओं में सिलेंड्रिकली फैलेंगी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ऐसी हो? जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि फील्ड ऐसी है। इफ द वायर इज इनफाइनाइट और पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो नीचे से लेके ऊपर तक जहां तक चार्ज है वहां तक कोई इनफाइनाइट, ना तुम्हें नीचे का कोना दिख रहा है ना तुम्हें ऊपर का कोना दिख रहा है। इफ आई इन्वर्ट द वायर, उल्टा कर दें, तो भी तो नहीं पता कर पाओगे वायर को पलटा गया है, क्योंकि सिमेट्री ऐसी है, ऊपर से नीचे तक आइडेंटिकल है और चार्ज तो बदल नहीं रहा। तो इसको इन्वर्ट करने से फील्ड भी नहीं बदलनी चाहिए। बट अगर ऐसी कोई फील्ड हुई और वायर को हमने इन्वर्ट किया, तो ये घूमकर फील्ड ऐसी हो जाएगी। और फील्ड के बदल जाने से हमें पता चलेगा कि वायर को इन्वर्ट कर दिया है, जो कि इलॉजिकल टाइप की चीज। अगर वायर इनफाइनाइट है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ इनफाइनाइट है, तो मेरे लिए आइडेंटिकल है, उसको सीधा रखो या उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फील्ड में भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन आपने कंसीडर की, तो वायर को उल्टा करने पर सिमेट्री चेंज हो जाएगी। एंड व्हेन द सिमेट्री गेट्स चेंज, तो हम कहेंगे ऐसा कोई भी केस हमारे लिए संभव नहीं है, यानी फील्ड हमेशा इस परपेंडिकुलर टू वायर ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हम कहेंगे रेडियल फील्ड है, रेडियल फील्ड है। कौन सी फील्ड है? रेडियल फील्ड है। विशेष ध्यान रखिए, कौन सी फील्ड? रेडियल फील्ड। अच्छा, एक बात और, वायर से किसी भी दूरी पर चले जाओ और वहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, जैसे सिलेंडर बना हुआ है ना, तो चाहे ये हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे पॉइंट हो, है तो अल्टीमेटली वो आर सेपरेशन पर ही। तो चार्ज से आर सेपरेशन की दूरी पर, चार्ज से आर सेपरेशन कहीं भी चले जाओ तो एक सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी जगह पर हम ये इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, अगर किसी एक जगह फील्ड ई है तो हर जगह ही ई होगी, क्योंकि दूरी हर जगह बराबर है। बस इतना है कि कोई इस तरफ फैल रही है, कोई इस तरफ है, कोई तुम्हारी तरफ है, कोई मेरी तरफ है, डायरेक्शंस बदल रही हैं, रेडियल डायरेक्शन में तो फैलेगी, लेकिन जो फील्ड का अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो पूरे सर्कल पे, पूरे सिलेंडर पे सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एरिया वेक्टर, तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐसे ही निकल के आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर तो रेडियस को बढ़ा देने पे आता है, तो हमें परपेंडिकुलर रेडियस को बढ़ा देने पे मिलता चला जा रहा है। एंड वी आर हैप्पी विद द एरिया वेक्टर। ग्रीन वाले एरिया वेक्टर्स हैं जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, रेडियस की डायरेक्शन में, ऐसा कह सकते हैं। रेडियस की डायरेक्शन में आपने एरिया वेक्टर बना रखे हैं ढेर सारे। ये देखिए, these are area vectors, these are area vectors, these are area vectors। हम da 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 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया एरिया एक कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए।
नाउ वन मोर टर्म इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर बनेगा और नीचे वाले का फ्लैट का आउटवर्ड नॉर्मल इधर बनेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखने की कोशिश करेंगे, इन जगहों पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होने वाली है, इन जगहों पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होने वाली है, इन जगहों पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होने वाली है। एंड वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल इट एज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर। आप देखें गौर से 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। नाउ यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सेज E dot dA का क्लोज इंटीग्रल इज नथिंग बट Q enclosed divided by epsilon naught। अब ये क्लोज इंटीग्रल को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। वन इज ओपन इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैट सरफेस, अदर इज ओपन इंटीग्रेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। तो यानी कि E dot dA ऑफ फ्लैट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। अब Q enclosed देखना कितना है, what I'm going to tell, ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है बेटे, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं थोड़ा गाढ़ा लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो लेंथ दिख रही है, अगर हम इसे L कंसीडर करें, यानी सिलेंड्रिकल जो हमने शेल मानी हुई है, इसको अगर हम L कंसीडर करें तो आपको दिखाई देगा कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो तो लैम्डा इंटू एल है, क्योंकि हमें पता था एल लेंथ में कितना चार्ज, लैम्डा इंटू एल, बस पता चल गया। नाउ वी हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन। क्यू एनक्लोज की जगह में डालना चाहिए लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, कभी भी लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है ए बी cos थीटा, और अगर गलती से थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 90 0 होने से डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है तो आप देखिए इस फ्लैट सरफेस के केसेस में, दोनों फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे, तो फ्लक्स कितना होना है 0, क्योंकि फ्लक्स का मतलब है E डॉट dA, E dA cos थीटा और cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लैट सरफेस से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा है। कर्व सरफेस से देखिए तो आप कहेंगे E into dA into cos 0 लैम्डा into L by epsilon नॉट। अगर आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कर्व सरफेस में एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए 0 लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा बाहर निकालें, उसका कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड की है, और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि फ्लैट वाला तो हम भूल चुके हैं, तो हम लिखेंगे E इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई r इनटू L। आपने ये रेडियस मेरे बच्चे r ले रखी है और लंबाई L ले रखी है, तो 2 पाई r पेरिफेरी होगी, इसको L लंबाई तक फैला देंगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा। अब बन गया लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हुआ, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई बेटा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड दिस इज नथिंग बट योर सुंदर सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनफाइनाइट वायर की। टेक अ लुक एट दिस। आपको ये सारे सिमेट्री आर्गुमेंट्स पता होना चाहिए, एंगल्स देखना आना चाहिए, फ्लैट सरफेस आना चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और बस उसके बाद तो सिंपल गॉस लॉ है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, और E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, ये है। आप देखोगे तो बाकी सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon r पे डिपेंड कर रही है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक काइंड ऑफ ग्राफ आपको नजर आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं r प्लॉट कर दूं और यहाँ पे E प्लॉट कर दूं, तो दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला। याद रखना, ये इनफाइनाइट वायर हो गया। अगली कहानी किसकी है? अगली कहानी है इनफाइनाइट शीट की। अब इनफाइनाइट शीट देख लीजिए बच्चों, बड़ा आसान। आपके पास इनफाइनाइट शीट का मतलब एक प्लेट है जिसपे कुछ चार्ज है, जिसको हम सिग्मा बोल रहे हैं। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट जो है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी, और यूनिफॉर्म अगर ये कांस्टेंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि जो चार्ज शीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, ये मतलब है। इनफाइनाइट का मतलब वो तो दिख रही है कि फाइनाइट है, छोटा साइज है, छोटा मोटा साइज नहीं है।
अपने कमरे की दीवार आप देखोगे तो फाइनाइट दिखाई देगी, पर कमरे की दीवार के इतना पास जाकर देखोगे एक आंख से तो आपको कमरे की दीवार का कोई एंड नजर नहीं आएगा। इट बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। आप जितना ऑब्जेक्ट के पास चले जाओगे वो उतना इनफाइनाइट होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। जब तक आप ऐसे सेपरेशंस पे हैं कि यू कैन ट्रीट अ प्लेट एज इनफाइनाइट शीट, यानी कि आप ऐसे सेपरेशन पर खड़े होकर शीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उसके एंड्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बाउंड्री को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। वी कैन ट्रीट द शीट और प्लेट from the particular separation as infinite sheet। infinite sheet को हम तब ट्रीट करेंगे जब हम किसी ऐसी जगह खड़े होंगे जहां पे infinite sheet infinite की तरह दिखाई दे, कोई भी शीट के एंड्स पता ना चले, we can treat them as infinite sheets। अच्छा, मतलब हम ऐसी जगहों की बात, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं इससे, हाँ ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, उतनी ही दूर जा रहे हैं जब तक हमारी डेफिनेशन इसे इनफाइनाइट शीट की तरह डील करती रहे, ट्रीट करती रहे। ठीक है, अच्छी बात। और बताइए, और सुनिए, इसमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस एस्यूम करिए। ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस एस्यूम कर लिया जो आर पार जा रहा हो, ये पीछे से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये सिलेंडर है, शीट के अंदर फाड़ कर शीट को पीछे जा रहा है और ये आगे की तरफ की कहानी है। अगर ये इनफाइनाइट है तो मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, आगे भी इनफाइनाइट है और पीछे भी इनफाइनाइट है। तो कॉमन सेंस है कि जो फील्ड होगी वो हमेशा हमेशा शीट के परपेंडिकुलर होगी, कोई दूसरा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिर वही बात, अगर फील्ड टेढ़ी हुई, तुमने शीट को घुमाया तो फील्ड घूम गई, फील्ड के घूमने से मालूम चल गया कि शीट घूमी, पर हमें मालूम नहीं चलना चाहिए क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, तो अगर कितना भी रोटेट करे सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार के शीट के पीछे, शीट पीछे की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, शीट के पीछे की तरफ देखेंगे तो उस तरफ फील्ड जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज से दूर फील्ड जानी चाहिए। And if I have considered this area, this shaded region, ग्रीन से कर देता हूं, दिखाई देगा, this shaded region as A, this is nothing but A area vector। क्लियर है मेरी बात? इसे हम A की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं इसको डार्क कर देता हूं। अच्छी बात। तो आप देखेंगे कि ये एरिया भी A ही रहेगा और लॉजिकली यहां से जो फ्लक्स है वो सिर्फ परपेंडिकुलरली बाहर जाएगा और इधर से इधर बाहर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां भी बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ आई वांट कि मुझे एरिया वेक्टर प्लॉट करना है, इस महान वैज्ञानिक का एरिया वेक्टर देखोगे तो इधर आउटवर्ड नॉर्मल और यहां देखोगे तो भी बच्चे आउटवर्ड नॉर्मल, बस बात खत्म, पैसा आ जाए। क्लियर है मेरी बात? हाँ सही। अब अगर मैं इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करने की कोशिश करूं तो आई वुड राइट एज सिग्मा ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E तो बेटा कांस्टेंट है क्योंकि चाहे दूरी बढ़ा दो या घटा दो, अगर मैंने यहाँ पर कुछ x सेपरेशन ले रखा है तो जितनी फील्ड इस वाले सरफेस पर मेरे बच्चे उतनी ही फील्ड x दूरी पर इस वाले सरफेस पर, तो ये दोनों का सरफेस का जो फील्ड है वो तो सेम निकल आया। अब मैं क्लोज इंटीग्रल कर रहा हूँ बेटे dA का और सामने लिख रहा हूँ q enclosed by epsilon नॉट। पहले मैं dA पे चर्चा करूंगा, इंटीग्रेशन पे बाद में q enclosed पे करूंगा। अब गौर से देखो, this is the special region from which the flux is passing through and this is also a region from where the flux is passing through। यहाँ से भी फ्लक्स पास हो रहा है और राइट वाले से भी फ्लक्स पास हो रहा है, तो कोई एक सरफेस मेरे काम की नहीं है, ये दोनों सरफेस मेरे काम की है। तो जब डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ इस फ्लैट सरफेस का नहीं, इन दोनों फ्लैट सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे। इफ आई इंटीग्रेट डीए तो मेरे हिसाब से इसका एरिया आना चाहिए, इसका एरिया टोटल कितना लिखा हम लोगों ने a, तो उसी प्रकार से इसका भी एरिया आना चाहिए a, तो दोनों को जोड़कर कितना लिख देंगे 2a। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, वो जो डीए का इंटीग्रेशन है वो सिर्फ एक सरफेस के लिए है एंड वी नो कि यहां से भी फ्लक्स जा रहा है और वहां से भी जा रहा है और दोनों को मिलाकर कितना एरिया बनता है, दैट इज 2a। तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चे कि जो मेरा सरफेस एरिया था वो 2a था। अब क्यू एनक्लोज की बातें करें, इस पूरे स्फीयर को देखो, सॉरी सिलेंडर को देखो, तो सिलेंडर आर पार करके चला गया है शीट को, और अगर ऐसा कोई कटिंग टाइप की सिलेंडर होता मेरे पास और मैं इसको इसके अंदर फिट कर देता और बाहर निकालता तो क्या ये वो रीजन है जो रीजन कट जाता?
हाँ ये रीजन कट जाता है, अगर सिलेंडर्स में डालोगे तो कार्डबोर्ड शीट का ये रीजन कट जाएगा, और जो रीजन कटेगा उसका एरिया कितना है, तो तुम कहोगे उसका भी एरिया सर ए ही है। अच्छा, तो चार्ज कितना काट कर निकाला तुमने, तो तुमने चार्ज काट कर निकाला सिग्मा इनटू ए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर ए को ऊपर भेज दोगे तो Q बराबर सिग्मा इनटू ए आ जाएगा। कितना चार्ज निकाला, Q बराबर सिग्मा इनटू ए। अगर ये इतना ही कार्डबोर्ड में इतने सर्कल के अंदर इतना ही चार्ज है सिग्मा इनटू ए, तो इसका मतलब मेरे गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो सिग्मा इनटू ए ही बचा हुआ है। तो हमने इसको ऐसे मान लिया। अब ए से ए कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी, और ये बड़ी शानदार चीज है, ये ई नेट है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। खास बात क्या है कि इनफाइनाइट शीट देखो, सिग्मा कांस्टेंट है जो चार्ज डेंसिटी थी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हाँ या ना, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं। क्या डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर। तो हम कहेंगे दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट स्पीड, ये चेंज नहीं हो रही। और कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, कितनी दूरी से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द शीट इज इनफिनाइट, इफ द शीट इज इनफिनाइट, तो चाहे पास से नापो चाहे दूर से नापो कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड का अमाउंट सेम आएगा। दिस इज व्हाट इट सेज, एंड दिस इज महा इंपॉर्टेंट एंड महा जोरदार। ये बहुत शानदार टॉपिक है, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के कई सवाल हमारे पास आया करते हैं। चलिए आगे बढ़े, मूव ऑन करें। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में देखें तो स्फीयर बना लेते हैं। सबसे पहले वी हैव अ स्फीयर लाइक दिस, टक टक, ये स्फीयर है बेटा हमारे पास। अब इस स्फीयर में कहीं इसका सेंटर होगा, हम यहां मान लेते हैं सेंटर सी, एंड वी ड्रॉ इट्स रेडियस, और रेडियस का जो अमाउंट है वो बेटा है कैपिटल आर। अच्छी बात है, और आपने इसको बहुत सारा चार्ज दे रखा है इस प्रकार से, प्लस 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 प्लस, ऐसे चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है। और जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब बल्क में अंदर कोई चार्ज नहीं है। और जो स्फीयर है उसको हम मान के चलेंगे कि स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से बनने वाला स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। और कितना चार्ज दिया है आपने, आप कह सकते हैं कि इसको टोटल चार्ज Q कूलम्स दिया है। अच्छा, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज Q बाई A, नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो इसकी फील्ड कैसी होगी, तो इसकी फील्ड जो है वो 3 पॉइंट्स पर निकाली जाती है। कौन कौन से पॉइंट्स पर निकाली जाती है, आपसे डील करता हूं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन R, लेस देन R का मतलब रेडियस से छोटे r पर, यानी कि हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इनसाइड पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा करेंगे r ग्रेटर देन r, यानी कि बाहर वाले पॉइंट की बात है, आउटसाइड की। और एंड में क्या होगा, r इक्वल टू r, इसका मतलब एट सरफेस इटसेल्फ, एग्जैक्टली सरफेस पर पहुंचकर फील्ड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं। लेट अस डिस्कस दिस अंदर वाला पॉइंट। चलो देखो, मैंने एक गॉसियन सरफेस आपको डिजाइन करके दी, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक बन गई है, पर जैसी भी आपको लगे, दिस इज नथिंग बट अ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है। अब इस सरफेस के लिए फिर वही बात कि ये जो दूरी है ये स्मॉल r है, और क्योंकि ये स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के आइडेंटिकल और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मैंने बनाए हैं, तो चाहे इसको घुमाओ चाहे उसको घुमाओ, सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी फील्ड है वो अगर है तो, और नहीं है तो नहीं, लेकिन अगर होगी तो इन सारे पॉइंट्स पर फील्ड सेम आएगी। एंड आई यूज गॉसेस लॉ एज E डॉट dA
इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप देखें कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फील्ड हमेशा बराबर आएगी, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो बराबर आएगी। कारण क्या है कि ऑल द पॉइंट्स आर आइडेंटिकल टू द स्फीयर। अच्छा, तो फिर वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन डीए कर लो और यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर कहोगे डीए में सर कैपिटल आर क्यों नहीं लिया? क्योंकि डीए का इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है उस सरफेस का एरिया लिखना है, स्फीयर जो लिया उसका एरिया नहीं, जो मेरी गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लिखना है। दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। और सामने लिखा हुआ है बेटा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये टर्म है 0। तुम कहोगे ऐसा कैसे 0 लिख दिया? अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्यू एनक्लोज्ड, मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो तुम देखो कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और मैंने सिग्मा दे रखा है यानी सरफेस पे चार्ज है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। और जब अंदर चार्ज नहीं है तो इस जोन में किसी प्रकार का कोई चार्ज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस जोन में किसी प्रकार का कोई चार्ज उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से इस जोन में किसी प्रकार की कोई फील्ड भी उपलब्ध नहीं है। क्यू एनक्लोज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अच्छा लगा? अब आपको दूसरी चीज दिखाते हैं कि भाई बाहर वाले पॉइंट की चर्चा कर लीजिए। बाहर वाले पॉइंट की अगर आप चर्चा करने जाएंगे तो ये r ग्रेटर देन r की बात हो जाएगी। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करिए, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे बेटा dA का, और क्यू एनक्लोज का मतलब क्या है? ये जो ऑरेंज वाला है ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया और इसके अंदर पूरा स्फीयर समाया हुआ है, तो जितना चार्ज मेरे स्फीयर पे है वो सारा का सारा मेरी इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है, जिसे हम ऑरेंज वाली गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। इसके अंदर ही सारा चार्ज आ गया। तो क्यू एनक्लोज की जगह तो मैं पूरा क्यू लिख दूंगा, काम खत्म। और डीए को अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो दैट बिकम्स नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस भी हम आर मान रहे हैं, वो जनरल रेडियस जिस दूरी पर, जिस r रेडियस पर हमें फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अरे ये तो वो फील्ड निकल आई जो कि पॉइंट चार्ज की हुआ करती थी, स्फीयर की कैसे हो गई? ऐसा ही होता है। मान लो अच्छा ये फील्ड जो निकल कर आ रही है स्फीयर की, सेम टू सेम फील्ड निकल के आती थी पॉइंट चार्ज की। तो कुछ ऐसा एज्यूम करो कि सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर रखकर इसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर दिया गया। तो कंसंट्रेट करने पर वो पॉइंट चार्ज जैसी फील्ड क्रिएट करेगा बाहर के जोन में, ठीक वैसी ही फील्ड क्रिएट होने वाली है। अच्छा, तो अंदर क्या होने वाला है? अरे अंदर तो 0 फील्ड थे, देख के नहीं आए हो अभी? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 0 फील्ड लिखी है यहाँ पे, और बाहर वैसी फील्ड है जैसी पॉइंट चार्ज क्रिएट करता है। तो लर्न करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप स्फीयर देख रहे हैं, उस पे चार्ज दे रखा है, तो स्फीयर के बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड वैसी होगी कि स्फीयर के सारे चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर दो और पूछो कि वो पॉइंट चार्ज जैसी फील्ड क्रिएट करता है, जैसी वो पॉइंट चार्ज फील्ड क्रिएट करता एग्जैक्टली सेम हमारा स्फीयर कर रहा है, लेकिन अंदर वो कांसेप्ट लागू नहीं हो रहा। अब r इज इक्वल टू r पे चर्चा करते हैं। तो कुछ नहीं, इस वाले फॉर्मूले में पुट r इज इक्वल टू r, तो आपको दिखाई दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। काम खत्म, पैसा आ जाए। नाउ इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये r है बेटा और ये e है, एंड इफ यू सेलेक्ट सम r इज इक्वल टू r, यानी जहां पर हम सेंटर से स्फीयर की रेडियस तक आ गए, यानी सरफेस तक आ गए, यहां तक आ गए, तब तक तो साहब किसी प्रकार का कोई फील्ड मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि 0 फील्ड थी तो हम 0 पे से गाढ़ा गाढ़ा बना देते हैं ताकि क्लियर रहे कि आप ग्राफ 0 पे। एंड आफ्टर इट आप देखें ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सरफेस पर ये फील्ड है जो कि मैक्सिमम है, और इसके बाद 1 बाय r स्क्वायर से फॉल हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से फॉल हो रही है, तो हम यहां लिख देते हैं 1 बाय r स्क्वायर से रेट ऑफ फॉल। एंड दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हो गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये लास्ट पोर्शन आपके लिए एडिशनल है, हालांकि इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 10 लेक्चर पढ़ाया जा सकता है स्फीयर,
उसमें कैविटी आ जाएगी, अर्थिंग आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आ जाएगी, कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग आ जाएंगे, सॉलिड हॉलो आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, लेकिन बोर्ड के कोर्स में नहीं है। बोर्ड के कोर्स में ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है ये पार्ट हटा हुआ है, रिड्यूस्ड है, आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए। बेवजह उन चीजों पे सर मत मारिए जो ना काम के हैं, ना पढ़ने में काम आएंगे, ना पेपर में काम आएंगे। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी और फिर ये पढ़ लेंगे। कोई जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है फिर ये पढ़ लेंगे, लेकिन बोर्ड्स के लिए इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसे 10 लेक्चर पढ़ाया जा सकता है आराम से, लेकिन हम पढ़ाने वाले नहीं है। एक काम का हिस्सा नहीं, 4 दिन इसमें मेहनत करेंगे और कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि पेपर में आने नहीं वाला। इसलिए आज यहां से हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूर्णतया विराम देते हैं। ना आपको अर्थिंग पढ़ाई जा रही है, ना आपको स्फीयर के अंदर स्फीयर ये सब ड्रामेबाजी नहीं पढ़ाई जा रही, कोर्स में नहीं है, नहीं आने वाली है। यदि आप बेवजह इनमें समय इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत खूबसूरत टॉपिक्स आगे के आप छोड़ देंगे, पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं होने वाला, तो आप इसे इग्नोर करिए। इफ यू आर डीलिंग विद एम्स सिलेबस और जेईई सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं यार, फॉलो करते रहो। जेईई और एम्स के लिए हम अलग से इसके लेक्चर्स प्रिपेयर कर देंगे और आपको पढ़ा देंगे, लेकिन बोर्ड्स के लिए जितना पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है और बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपके एग्जाम्स में वही सवाल आएंगे जो हम आपको यहाँ क्लास में करा रहे हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज करते हैं पूर्णतया समापन। अगले लेक्चर में हम जब करेंगे तो मिलेंगे कैपेसिटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं किया है सब्सक्राइब तो साहब इस आरटी अकेडमी जैसे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और थैंक्स फॉर वाचिंग यार। पूरे साल भर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नाम मत भूलना। इंद्रजीत सिंह आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।